बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपसे इंशाल्लाह एक नई सीरीज़ पे मैं काम करने जा रहा हूँ और वो बेसिकली है कि हाउ टू राइट a रिसर्च पेपर, या आप इसे रिसर्च पेपर राइटिंग कह लें। तो इस सिलसिले में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव टाइटल ऑफ अ रिसर्च पेपर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने गूगल स्कॉलर से एक्सट्रैक्ट की हैं आपके लिए। मैंने कुछ कीवर्ड्स हैं वो उसके अंदर एंटर किए थे, जैसे एड्सॉर्प्शन है, डाइज है, बायोमास है। तो उसके बाद मुझे कुछ 4 पेपर्स जो हैं वो गूगल स्कॉलर से मिले हैं, तो मैंने वो चारों टाइटल जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। ये जस्ट कंपैरिजन के लिए है कि टाइटल्स में किस किस्म की जो है वो गलतियाँ होती हैं। हालांकि ये पेपर पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज़ को केयरफुली देख लें तो मेरा ख्याल है कि हम अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं टाइटल की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करूं, मैंने इसीलिए ये एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं कि पहले हम देख तो लें कि हमारे साथ हो क्या रहा है या हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आप पहला टाइटल पढ़ें तो वो है इनोवेटिव बिनाइन टू डिज़ाइन फंक्शनलाइज एडजॉर्बेंट फ्रॉम बायोमास फॉर रैपिड एजोडाइज सेपरेशन। अब इसके अंदर जो मेरे लिए कुछ कन्फ्यूजन है वो ये है कि फंक्शनलाइज्ड अब्जॉर्बेंट्स हैं, तो किस चीज़ से फंक्शनलाइज किया जा रहा है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ्रॉम बायोमास, कौन सी बायोमास है? वैसे तो बायोमास में तो माइक्रोएल्जी भी आती है, आपके जितने मैरीन चीज़ें हैं वो सारी बायोमास में आती हैं। इसी तरह जो प्लांट बायोमास है वो भी इसी में आता है। तो कोई स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि कौन सी बायोमास जो है वो यूज़ की जा रही है। इसी तरह से रैपिड एजोडाइज सेपरेशन, तो ये तो समझ आ रहा है कि रैपिड सेपरेशन कोई प्रोसेस है, लेकिन अगेन एजोडाइज कौन से हैं? एजोडाइज की तो लाखों किस्में मौजूद हैं, तो किस स्पेसिफिक एजोडाइज के लिए जो है वो ये प्रोसेस या ये एब्जॉर्बेंट्स जो हैं वो उन्होंने बनाए हैं। टाइटल से मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो ये है काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टडीज फॉर एवेल्युएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फंगल डेड बायोमास फॉर डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई कोई एक है, कितनी टाइप्स के हैं हमें नहीं पता, तो कौन सा स्पेसिफिक डाई वो यूज करें नहीं पता, हमें पढ़ना पड़ेगा। फंगल डेड बायोमास है तो फंजाई में भी आपके सामने बहुत सी स्पीशीज हैं, कौन सी स्पीशी है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ये तो पता चला है कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, और जहाँ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टडीज जो हैं वो उसका बिल्ट इन पार्ट है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस टाइटल से एक बड़ा वेग सा आइडिया आ रहा है कि जी कोई फंजाई उन्होंने इस्तेमाल की है किसी डायरेक्ट डाई को की एब्जॉर्प्शन के लिए। तीसरे नंबर पे जाएं तो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ अ कैटोनिक डाई ऑन अ बायोमास ड्राइव्ड माइक्रो एंड मीजोपोरस कार्बन स्ट्रक्चरल काइनेटिक एंड इक्विलिब्रियम इनसाइट। तो अगेन इसमें उन्होंने कुछ एब्जॉर्प्शन प्रेफरेबली उसकी बात है, कैटाइन डाई यूज किया है, अगेन बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई डाई स्पेसिफाई नहीं है। बायोमास ड्राइव्ड माइक्रो एंड मीजोपोरस कार्बन है, इसका मतलब है कि कार्बन बनाई है उन्होंने, लाइक पायरोलिसिस किया है, लेकिन कौन सी बायोमास इस्तेमाल की है हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। स्ट्रक्चरल, जब भी आप बायोअब्जॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट यूज करेंगे तो आपको उसकी स्ट्रक्चरल डायमेंशंस तो देनी पड़ेंगी, सारी की सारी उसकी जो करेक्टराइजेशन है वो करनी पड़ेगी। काइनेटिक और इक्विलिब्रियम इनसाइड जो है वो बिल्ट इन पार्ट है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का। तो मतलब मेरे लिए जो है वो एक वेग सी स्टेटमेंट है। अब आप लास्ट वाला जो है वो टाइटल पढ़े, रिमूवल ऑफ इंडिगो कार्माइन या कार्मीन डाई from aqueous solution by adsorption on biomass of Grevillea robusta leaves। तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपको उसने एक पर्टिकुलर डाई का नाम बताया है। एक्वस सोल्यूशन से मींस कोई रियल वेस्ट वाटर नहीं है, एक एक्वस सोल्यूशन से उन्होंने एब्जॉर्प्शन की है और बायोमास का नाम भी जो है वो आपको बता दिया है। तो अगर आप इनको कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि जो चौथे नंबर पे जो हमारे पास टाइटल है वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे सामने डाई का नाम भी मौजूद है, मेरे सामने बायोमास का नाम भी मौजूद है, और मुझे ये भी पता है कि वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कर रहा है, रियल वेस्ट वाटर के अंदर नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कंपैरिजन के लिए रखी हैं कि ये टाइटल वो हैं जो जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। अब इनके अंदर जो ये डेफिशिएंसीज हैं
इनको जब आप अपना कोई टाइटल लिखेंगे तो आप उनको कैसे जो है वो दूर कर सकते हैं, और इसी तरह टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उस पर जो है वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि एक अच्छा टाइटल क्यों ज़रूरी है। लेकिन ये है फर्स्ट इंप्रेशन की बात। जैसे हमने टाइटल पढ़े, टाइटल पढ़ने के बाद जो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आई है या जो हमारा इंप्रेशन आया है, जैसे मैंने आपको कंपेयर किया कि जो पहले 3 टाइटल्स हैं वो वेग हैं। बायोमास लिखा हुआ है लेकिन कौन सी बायोमास है उसके बारे में कोई बात नहीं है। डाई लिखा हुआ है, डाई का ग्रुप लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक डाई है। तो हम क्विकली हमने एक इंप्रेशन बना लिया है कि जी ये जो पहले 3 टाइटल हैं उन्होंने वेग इंफॉर्मेशन दी है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आपके ब्रेन में पहला इंप्रेशन ऐसा बन जाए ना, यार इसका टाइटल ही बहुत वेग है, तो अल्टीमेटली आप उसकी रिसर्च को भी वैसे ही रीड करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि उनकी जो रिसर्च पेपर है वो बहुत वाज़ेह लिखा हुआ हो, लेकिन जो पहला इंप्रेशन है वो हमारी साइकोलॉजी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है उसको समझने की ज़रूरत है जब हम अपने रिसर्च पेपर का टाइटल लिखेंगे। इसलिए जो है वो टाइटल वो आपको सिर्फ एक 10 सेकेंड्स का एक मार्जिन है, क्योंकि जो भी बंदा है वो कीवर्ड गूगल स्कॉलर में या वेब ऑफ साइंस में किसी में इंसर्ट करेगा और वहां से वो उसके पास एक नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स निकल आएंगे। तो उसके पास 10 सेकेंड हार्डली 20 सेकेंड होते हैं कि वो आपका टाइटल को पढ़े, अंदाजा लगाए। अगर उसे मीनिंगफुल लग रहा है तो वो उसे अपने फोल्डर में ले जाएगा, वरना वो आपको छोड़ देगा। तो इसलिए पहला इंप्रेशन जो है वही आपकी रिसर्च के लिए अहम है। अगर आपकी रिसर्च पढ़ी नहीं जाएगी तो फिर आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट क्या होगा, ये एक अहम सवाल है जो हर साइंटिस्ट को या रिसर्चर को पूछना चाहिए। दूसरे नंबर पे इसी से जो कनेक्टेड बात है वो है मार्केट योर रिसर्च पेपर। अगर आपका टाइटल से ही आपका जो रीडर है उसने अंदाजा लगा, उसने कहा नहीं ये मुझे इस पेपर की समझ ही नहीं आ रही तो मैं इसे क्यों सेव करूं, इसका मतलब है कि जैसा ये टाइटल वेग है वैसे ही रिसर्च वेग है, तो छोड़ देता है। तो दैट मीन्स कि आपका टाइटल ही आपकी रिसर्च पेपर की एक मार्केटिंग होता है। अगर वो फ्लॉप हो गया तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली उसके लिए उसकी वजह से आपकी जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं उन पे काफ़ी असर पड़ता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिसर्च पेपर के लिए। आपने इतना काम किया है, लैब में टाइम लगाया है, डेटा एनालिसिस किया है, फिगर्स बनाई हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक वीक पॉइंट से आपका पेपर जो है वो प्रॉपर कवरेज ना ले पाए तो उस लिहाज से आप ये समझें कि आप कहाँ खड़े होंगे। इसको अगर दूसरे एंगल से आप समझना चाहते हैं तो आप अखबार को देखें। अखबार के अंदर जो हेडिंग होती है, अगर वो हेडिंग अट्रैक्टिव ना हो, अगर आपको उसको पढ़ने से क्लू ना मिले कि ये किस किस्म की बात इस न्यूज़ के अंदर होगी, तो अल्टीमेटली आप उस खबर को छोड़ देंगे, आप आगे चले जाएंगे। तो सेम इज द केस विद योर टाइटल। अगर उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट नहीं मौजूद कि जो रीडर को इंटैक्ट कर सके या उसे फोर्स कर सके या कन्विंस कर सके कि जी आप इस रिसर्च पेपर को पढ़ें, तो फिर आपका जो वो पेपर है वो निगलेक्टेड रह जाएगा। टाइटल लिखने के बारे में कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ मिथ्स हैं। अमूमी तौर पे जो फर्स्ट टाइम रिसर्च पेपर राइटिंग में आते हैं लोग, अंडरग्रेड के स्टूडेंट्स हैं या एमएस के स्टूडेंट्स हैं या इवन पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो पहले ही टाइटल लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि टाइटल राइटिंग जो है ये आखिरी पार्ट होता है आपकी पेपर राइटिंग प्रोसेस का। अब इसमें जो आप पहले लिख देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, लेकिन अगर आप उसे पहले लिखे को ही हतमी समझे तो ये गलत है। उसकी वजह यह है कि जब आप अपना पेपर लिखते हैं तो आपको असल में रिसर्च करने के दौरान भी आपके सामने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आप उसका राइटअप करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, जस्टिफिकेशंस ढूंढते हैं, ट्रेंड्स को ढूंढते हैं, तो आप अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जब आप अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो तभी आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूं कि आप शुरू में एक रफ टाइटल या रा टाइटल जरूर लिख लें, लेकिन उसको हतमी ना समझें। जब आप अपना रिसर्च पेपर पूरा लिख लेंगे दोबारा आप अपने टाइटल पे वापस आएं। और मैं ये कहूंगा कि ये दैट शुड बी द लास्ट पॉइंट ऑफ योर रिसर्च पेपर राइटिंग प्रोसेस। फिर आप उसको दोबारा पढ़ें, आप समझें कि क्या आपका टाइटल वही मैसेज दे रहा है जो आपकी रिसर्च में है, जो आपके इंटायर पेपर में है, जो एब्स्ट्रैक्ट में है, जो कंक्लूजन में है। एवरीथिंग इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन योर टाइटल।
तो तब आप उसको जो है वो अपने पेपर को, अपने रिसर्च पेपर टाइटल को फाइनलाइज करें। तो इसीलिए ये एक आखिरी पार्ट होता है, और इसमें भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इवन लिखने के बाद आप उसको बोलें कि हाउ इट साउंड्स इन योर ब्रेन, हाउ इट साउंड्स टू योर कोलीग्स, फेलोज, तब आप उसको जो है वो फाइनल कर पाएंगे कि किस फाइनल टाइटल के साथ आप अपना रिसर्च पेपर जो है वो सबमिट करेंगे। अगर आप एक बुरा टाइटल लिखते हैं तो उसके आपको नुकसानात क्या हैं, इररेलेवेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि टाइटल से चूंकि हमें समझ नहीं आ रही, हमें एक वेग मैसेज मिल रहा है, तो अमूमी तौर पे हम उसे इररेलेवेंट, ऐसे पेपर्स को इररेलेवेंट करके उनको अपने डेटाबेस में से या फोल्डर्स में से निकाल देंगे। उसकी वजह से आपकी रिसर्च जो है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। दूसरी चीज ये है कि जब लोग उसको पढ़ेंगे नहीं तो अल्टीमेटली उसकी साइटेशंस भी कम होंगी, और तीसरे नंबर पे जब साइटेशंस कम होंगी तो अल्टीमेटली आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस जो है वो भी कम होगा। हमारा रिसर्च करने का मकसद जो है वो ये है कि हमारी रिसर्च दूसरों तक जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉग्स अभी भी हमारी रिसर्च में मौजूद हों, ऐसे हिडन पार्ट्स मौजूद हों कि अगला जो पढ़ने वाला रीडर है वो उसमें से कुछ और चीजें निकाले। तो इसी तरह से ये एक कम्युनिटी साइंस बन जाती है रिसर्च जो है। अगर वो रिसर्च सिर्फ हमारी लैब तक ही रहे और हम ही अपने पेपर बार बार साइट कर रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई इन्फ्लुएंस होगा या उसका कोई इम्पैक्ट होगा। अब जो हायरार्की है, यानी जो ट्रेंड है पेपर को पढ़ने का, तो वो मैं आपको एक ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली PLOS राइटिंग सेंटर ने जो अपनी गाइड जारी की थी कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर टाइटल, तो उसमें उन्होंने जो ट्रेंड बताया है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लोग आपका टाइटल पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स कि आपके पास आपका जो टाइटल है इट मस्ट बी द बेस्ट वन। मैं ये नहीं कह रहा कि रिसर्च पे कंप्रोमाइज करिए, मैं ये कह रहा हूं कि इट मस्ट बी द बेस्ट वन, क्योंकि उसी से फिर लोग आपके रिसर्च पेपर पढ़ने की तरफ आएंगे। तो सबसे ज्यादा लोग जो है वो टाइटल पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लोग हैं वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। अगर वो आपका टाइटल पढ़ने के बाद कन्विंस हो जाते हैं कि ये रिसर्च मेरी रेलेवेंट है तो अल्टीमेटली वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट के बाद ज्यादातर लोग जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि आप वो उसको ज्यादा डिग आउट करना चाहते हैं कि आपने अपना प्रॉब्लम, उसका कॉन्टेक्स्ट और अपना जो सोल्यूशन प्रपोज करें उसको कैसे आपने जो है वो स्ट्रक्चर किया है, तो वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और सबसे कम लोग जो है वो आपका फुल पेपर पढ़ते हैं। फुल पेपर तो वही पढ़ेगा जिस बंदे को आपके काम से पूरा इंटरेस्ट है। तो इसलिए अब आप इस हायरार्की को देखें तो सबसे ज्यादा लोग टाइटल को पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि रिसर्च पेपर के टाइटल पे उतना ही टाइम हमें लगाना चाहिए और उतनी ही एफर्ट हमें लगानी चाहिए। अमूमी तौर पे लोग पेपर राइटिंग पे ज्यादा जोर लगाते हैं और टाइटल को जो है वो बहुत कैजुअल छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो हमें सबसे ज्यादा जोर जो है वो टाइटल के ऊपर फोकस करना चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए, ताकि जो मैसेज है हमारी रिसर्च का वो कम्युनिकेट हो सके। अब एक टाइटल के अंदर कौन कौन सी जो है वो चीजें इंक्लूड होनी चाहिए या उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि बेसिकली वही बात है कि टाइटल जो है वो हमारे पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा टाइटल हो उसके अंदर हमारा प्रॉब्लम जरूर वाजे हो कि हम किस प्रॉब्लम को हल करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे स्टडी डिजाइन, हम इस प्रॉब्लम को कैसे हल करने जा रहे हैं, यानी मेथड हमारा क्या है वो भी बहुत वाजे होना चाहिए। तीसरे नंबर पे इम्प्लीकेशंस, प्रॉब्लम भी है, हमने सोल्यूशन भी बता दिया कि हाउ वी विल सॉल्व इट, और फाइनल कि वंस वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम तो इसके इम्पैक्ट्स या इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये भी हमारे टाइटल में शो होना चाहिए। इसके साथ साथ कीवर्ड्स जो हैं वो हमें ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब हम लिटरेचर सर्च करते हैं तो हम कुछ कीवर्ड्स देते हैं, तो वो कीवर्ड से हमें बहुत से पेपर जो है वो मिल जाते हैं जिनमें से हम बाद में टाइटल एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। तो जो हमारे फील्ड के एस्टेब्लिश्ड कीवर्ड्स हैं या हॉट कीवर्ड्स हैं वो भी हमारे टाइटल में शो होने चाहिए, ताकि जैसे ही कोई बंदा वो कीवर्ड डाले तो हमारा पेपर जो है वो सर्च इंजन उसके सामने रख दे। और फाइनल चीज जो है वो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने टाइटल कंपैरिजन में आपको बताया था कि पहले 3 टाइटल्स जो हैं वो बड़े वेग लिखे हुए हैं, कैटायनिक डाइज। अब कैटायनिक डाइज में बहुत बड़ा ग्रुप है, एजोडाइज बहुत बड़ा ग्रुप है, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, वेग इंफॉर्मेशन है।
फंक्शनलाइज्ड बायोमास कैसे फंक्शनलाइज की गई है, कौन सा मेथड है, वो मिसिंग है। तो इसमें भी ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपना टाइटल जो है उसे राइट डाउन कर रहे हों तो बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें देनी है ताकि हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। और इसके बाद लास्ट चीज ये है कि अवॉइड जार्गन्स। जार्गन्स वही जो एब्रीविएशंस हैं, उनको जो है अननेसेसरी टेक्निकल लैंग्वेज को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कुछ वर्ड बहुत स्पेसिफिक होते हैं तो वो इतनी यानी वो एक्सेप्टेबल नहीं है इन द जनरल पब्लिक। तो जब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं है तब तक उनको यूज ना करें। लेकिन कुछ ऐसे जार्गन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल नोन हो जाते हैं, जैसे एड्स है, जैसे डीएनए है, जैसे सीओडी है। अब ये वर्ड बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो अब अगर आप इन्हें टोटल में लिखेंगे तो हो सकता है जनरल पब्लिक कंफ्यूज हो जाए। तो इस केस में आपको जार्गन्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करना चाहिए और स्पेसिफिकली वो जार्गन्स जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं उन्हें यूज करें, और जो अभी नहीं इन कॉमन यूज उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम टाइटल हमने लिखना कैसे। इसमें जो स्टेप्स मेरे ज़हन में है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कुछ लिटरेचर मैंने पढ़ा है वो एंड पे मैंने साइड भी कर दिया है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो मेरे नजर सबसे पहले या एक चीज अपने ज़हन में बिठा लें कि टाइटल जो है वो जर्नल टू जर्नल और एरिया टू एरिया वेरी करता है। केमिकल इंजीनियरिंग के टाइटल और तरह से लिखे जा रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग के टाइटल और तरह से लिखे जा रहे हैं, मेडिकल जर्नल्स के टाइटल और तरह से लिखे जा रहे हैं, और बायोलॉजी के और तरह से लिखे जा रहे हैं, और सोशल साइंसेज एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। तो इस केस में मैंने तो जनरलाइज करने की कोशिश की है। इसीलिए जो मेरी पहली सजेशन है आपको वो ये है कि आप जब अपना पेपर लिख चुके हों तो फिर जिस टारगेट जर्नल में आप अपना पेपर सबमिट करने जा रहे हैं उसमें पहले सर्च करें अपने कुछ कीवर्ड्स और देखें कि उसके अंदर किस किस्म के टाइटल जो है वो पब्लिश हो रहे हैं और उन टाइटल्स की स्ट्रक्चर कैसे बनाई गई है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूं कि प्रॉब्लम, आपका जो स्टडी डिजाइन और इम्प्लीकेशन को किस तरतीब में जो है वो टाइटल के अंदर लोग लिख रहे हैं उस टारगेट जर्नल के अंदर। ये क्विक आपके पास ना एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इससे जो है वो जनरलाइज हो जाएगा। आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी के जर्नल्स को देखें, आप मेडिकल के हैं तो मेडिकल के जर्नल्स में देखें कि क्या ट्रेंड चल रहा है। नेचर या साइंस में पेपर पब्लिश करना चाहते हैं तो उनका ट्रेंड देखें। तो उससे ये होगा कि आपको इमीडिएट एक गाइड मिल जाएगी कि जिस जर्नल में आप अपना पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं वो किस किस्म का, वो किस तरह से जो है वो टाइटल की स्ट्रक्चर को पसंद कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप उसी जर्नल की गाइडलाइंस पढ़िए। एक और बहुत अहम चीज जो है वो ये है कि वर्ड काउंट। ज्यादातर जर्नल जो है उन्होंने वर्ड काउंट दिया होता है कि जी 15 वर्ड से ज्यादा ना हो, मैक्सिमम 20 वर्ड्स होते हैं, 10 वर्ड्स भी होते हैं। लेकिन आप अपने जर्नल की गाइडलाइंस देखें कि जी उन्होंने कितने जो है वो आपको वर्ड्स अलाउ किए हैं और कोशिश करें कि आप उस वर्ड लिमिट से आगे ना जाए। मैंने अगेन आपको बताया जैसे ही आप अपना पेपर सबमिट करेंगे तो एडिटर के पास चला जाएगा। एडिटर ने सबसे पहले आपका टाइटल पढ़ना है। अगर वो देखता है कि जी हमने 15 वर्ड्स अलाउ किए और इस बंदे ने 17 वर्ड्स लिखे हैं तो देखिए पहला इंप्रेशन उसके जहन में क्या आता है कि जो बंदा टाइटल में हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकता तो उसने बाकी पेपर में फॉलो किया होगा, तो वो फौरी तौर पे आपको पेपर या तो आपको वापस भेज देगा। अगर बहुत रिप्यूटेड जर्नल है तो हो सकता है कि वो आपको वहीं से फारिग कर दे कि जी हम आपका पेपर जो है उसको डेस्क रिजेक्शन में डाल रहे हैं, हम आगे लिखे ही नहीं जा रहे। तो सबसे पहली कोशिश यही करें कि आप उसी वर्ड काउंट के अंदर रहें जो जर्नल ने आपको अलाउ किया है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी ये बताई कि आप एक शुरू में टाइटल लिखें और फिर उसे रिफाइन करते जाएं फाइनल में। उस केस में हो सकता है कि आप शुरू में भी 20 वर्ड्स का टाइटल लिखें, फिर आपने उसे कंसाइज करना है, स्ट्रक्चर वाइज भी कंसाइज करना है और वर्ड लिमिट वाइज भी कंसाइज करना है। उसका बेहतरीन हल जो है वो एडिटिंग है। आप अपने टाइटल को पढ़ें, उसको एडिट करें, उसमें जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं उन्हें रिमूव करें, देखें जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो मैसेज इंटैक्ट है या वो कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। तो इस अप्रोच को अगर आप लगाएंगे तो 2-3 दफा में आप इंशाल्लाह जो है वो अपना टाइटल जो है उसे रिफाइन कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द जर्नल लिमिट। तीसरे नंबर पे जो इसमें चीज है वो सबसे अहम वो ये है कि टाइटल में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वही बात है, टाइटल तो सबसे पहले एडिटर पढ़ रहा है, अगर उसे वहीं कोई गलती मिल गई है लैंग्वेज की तो फिर वही है कि उसका इंप्रेशन आपके बारे में खराब होगा और वो आपको यही कहेगा
कि जी इसकी बाकी लैंग्वेज भी ऐसे ही होगी, तो चलें जी इन्हें कहें कि लैंग्वेज रिवाइज करें। दूसरी बात जो एक गलती मैंने नोट की है वो है कैपिटलाइज करने की। आप जर्नल की पॉलिसी देख लें, अगेन जब आप उसी जर्नल के कुछ प्रीवियस आर्टिकल्स देखेंगे, लेटेस्ट आर्टिकल्स देखेंगे, देखेंगे उनमें उन्होंने कैपिटलाइज कैसे किया है। सिर्फ पहले वर्ड को कैपिटलाइज किया है या ईच वर्ड का पहला जो है उसको लेटर उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। इसमें अमूमी तौर पे मैंने देखा है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें जैसे उनको भी कैपिटलाइज करते जा रहे हैं, ए को, दी को, ऑफ को वो कैपिटलाइज ऐसे नहीं होता। इसमें आपने कैटेगोरिकली देखना है कि कौन सा वर्ड कैपिटलाइज होगा, कौन सा नहीं होगा। तीसरी चीज जो इसमें मैंने एक और देखी है वो है कि जब आप प्लांट स्पीशी या एनिमल स्पीशी का नाम लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो पहला जो है वो कैपिटल होगा, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो लोअर केस में आएगा और ये हमेशा इटैलिक में होने चाहिए। गो के ऑनलाइन सबमिशन में वो इटैलिक में शो नहीं होते, लेकिन जो एटलीस्ट आपकी वर्ड फाइल है उसमें ये जो है वो इटैलिक में शो होने चाहिए। जहां पे भी आप स्पीशीज के नाम लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे टाइटल के अंदर बहुत से हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लावरी या अजीबोगरीब अट्रैक्टिव टाइप बनाने के लिए, लेकिन हकीकत में वो आपको उतना ही नुकसान देते हैं। उसमें अमूमी तौर पे आप देखेंगे नॉवल मेथड। देखें नॉवेलिटी जो है वो रिसर्च पेपर की बैकबोन है। अगर आपका काम नॉवल है ही नहीं तो फिर रिसर्च किस चीज की है। तो इसलिए इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो बुनियादी तौर पे आप अपने काम को ओवर रेट करने के लिए तो लिखते हैं, लेकिन वो फौरी तौर पे जो है वो उनको ग्रिप होता है, क्योंकि मैसेज अगर आपके पेपर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं शो हो रहा तो अल्टीमेटली जो है वो आपका पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रीन मेथड, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये बहुत हाई फाई वर्ड है। अनटिल अनलेस कि आप किसी इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तब तक आई वुड नॉट सजेस्ट दीज वर्ड्स। उसके बाद एनहांस्ड, अगर एक मेथड जो है वो उसकी वजह से जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से कोई इनहैंस्ड रिकवरी नहीं होती, मुझे बताइए कि फिर उस मेथड को पब्लिश करने का कोई फायदा है? दैट मीन्स आपका रिसर्च की है तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंप्रूव किया होगा। सुपीरियर कंपैरिजन, आपने ट्रू कंपैरिजन अपना दिया हुआ है। अब किस बेस पे अपने काम को सुपीरियर कह रहे हैं? अ स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ, स्टडी है तो रिसर्च है ना, रिसर्च इटसेल्फ एक स्टडी है। डेवलपमेंट ऑफ, कोई मटेरियल डेवलप करेंगे, कोई मेथड डेवलप करेंगे तभी वो काम होगा ना। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन, भाई रिसर्च है ही इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली रिसर्च जो है वो स्टडी भी है, डेवलपमेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन भी है, ये सारा कुछ रिसर्च है जो आप बेसिकली अपने पेपर में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो स्टार्टअप होते हैं अपने टाइटल में, या नॉवल, ग्रीन या स्टेट ऑफ द आर्ट, इनको अवॉइड करें अनटिल अनलेस आपको यकीन हो कि आप वाकई ऐसा काम जो है वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद जब आप वंस आप टाइटल लिख लें या आप समझें कि आपने फाइनल कर लिया है तो आप अपना टाइटल अपने कोलीग्स को दिखाएं, लैब में जो काम कर रहे हैं अपने सुपरवाइजर को दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या उन्हें आपका टाइटल पढ़ने के बाद कुछ उनके ज़हन में क्या आइडिया बनता है कि किस किस्म का काम होगा, क्या वो क्लियर है कि क्या उन तक आपका मैसेज क्लियर पहुंच गया है। अगर उन तक आपका मैसेज क्लियर पहुंच गया है इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर हैं और आप उस टाइटल को लेके आगे चल सकते हैं, या अगर कोई वो मॉडिफाई कर देते हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज बड़ी अहम है जो मैं फिर वही एग्जांपल्स दोबारा आपके सामने रखूंगा कि हम जो टाइटल लिखते हैं, टाइटल के लिखने के अंदाज में जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं या स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली एम्फेसाइज ऑफ आवर पेपर, एम्फेसिस ऑफ आवर पेपर होता है कि हम बेसिकली किस चीज को फोकस करना चाह रहे हैं या हम अपने ऑडियंस को या रीडर को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस चीज को पढ़ा जाए हमारे रिसर्च के अंदर या हमारी रिसर्च इस बारे में है। तो एम्फेसिस जो है वो टाइटल की स्टार्टिंग वर्ड्स के अंदर ही होता है। तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, गलती से हम एम्फेसिस जो है उसको मेन से हटा के कहीं और ले जाते हैं, यानी बुनियादी तौर पे हम उसे एम्फेसिस को रीलोकेट कर देते हैं। तो वो रीलोकेट नहीं होता, बेसिकली एम्फेसिस या विजन चेंज हो जाता है। तो जब वो चेंज हो जाता है तो अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि बुनियादी तौर पे कि इसका काम का फोकस क्या है या मुझे जो ऑथर्स हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए जो है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए एक ही एग्जांपल रखी है, लेकिन जो मैंने लिटरेचर शेयर किया है एंड पे साइटेशन में,
अगर आप उसको पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड से हैं, मेडिकल से भी हैं, केमिस्ट्री से भी हैं, तो आप अपने अपने फील्ड के हिसाब से उन्हें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, आपके सामने ये एक टाइटल आता है कि इफेक्ट ऑफ अल्कलीज ऑन द एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट्स फॉर द रिमूवल ऑफ डाइज। अब ये एक टाइटल है, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल जो शुरू में मैंने आपको दी थी। अब अल्कलीज पूरा एक ग्रुप है, NaOH है, KOH है, और भी बहुत से हैं। अब आपको क्या पता कौन सी अल्कली वो जो है वो यूज करने जा रहा है। एक्टिवेशन की समझ आ रही है, एडसॉर्बेंट्स अगेन आपको नहीं पता कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एडसॉर्बेंट्स, तो वो किस एडसॉर्बेंट की बात कर रहा है। होपफुली बायोमास की बात कर रहा है, लेकिन ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। इसी तरह से फॉर द रिमूवल ऑफ डाइज, तो कौन सा डाई है, कैटायनिक है, एनायनिक है, या कोई डायरेक्ट है, या फलां है। इतनी आपके सामने वैरायटी है, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टाइटल है ये इतना क्लियर नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसकी बजाय अगर हम ये वाला टाइटल देखें, इफेक्ट ऑफ NaOH ऑन द एक्टिवेशन ऑफ व्हीट स्ट्रा। अब हमने अल्कली भी स्पेसिफाई कर दी है, व्हीट स्ट्रा, बायोमास या एडसॉर्बेंट भी स्पेसिफाई कर दिया है, फॉर द रिमूवल ऑफ ब्रिलियंट ग्रीन डाई। अब हमने डाई भी स्पेसिफाई कर दिया है। अब इसके अंदर रीडर के पास टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि बुनियादी तौर पे हम एक NaOH एक्टिवेटेड व्हीट स्ट्रा को यूज कर रहे हैं ब्रिलियंट ग्रीन डाई को रिमूव करने के लिए। तो अब अगर उसे इंटरेस्ट है इस काम में, तो वो इस पेपर को पढ़ेगा, वरना इसको छोड़ देगा। अगेन उसने कीवर्ड से सर्च किया होगा। लेकिन अगर आप इस टाइटल को ऊपर वाले टाइटल से कंपेयर करें, तो अब आपको थोड़ा सा कंपैरिजन पता चल गया होगा कि वो बहुत जेनेरिक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। रिसर्च इज वेरी स्पेसिफिक, आपने एक बहुत नैरो विंडो में काम किया, इज वेरी स्पेसिफिक। तो हमें वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो अपने टाइटल के अंदर शो करनी चाहिए। अब मैंने ना नीचे इसको रीराइट कर दिया है, जो मैं अभी पिछली स्लाइड में आपके साथ एम्फेसिस की बात कर रहा था, वो एम्फेसिस मैंने चेंज कर दिया है। अब आप अगर देखें तो जो पहला टाइटल है वो है इफेक्ट ऑफ NaOH ऑन द एक्टिवेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टाइटल आपके सामने आएगा, तो बुनियादी तौर पे मैं अपने रीडर को जो एम्फेसिस प्रोवाइड कर रहा हूं वो NaOH एक्टिवेशन है। यानी मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूं, या मेरा पेपर उन्हें ये समझाना चाहता है कि जी NaOH एक्टिवेशन कैसे काम करेगी, कैसे इंप्रूव करेगी। यानी मेरा टारगेट जो है वो NaOH एक्टिवेशन है। लेकिन अगर आप नीचे वाला आर्टिकल पढ़े, टाइटल पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ब्रिलियंट ग्रीन डाई। अब मैंने एम्फेसिस चेंज कर दिया है, यहां मेरा एम्फेसिस जो है वो डाई रिमूवल के ऊपर शिफ्ट कर दिया है मैंने, बाय NaOH एक्टिवेटेड व्हीट स्ट्रा। अगर आप दोनों टाइटल्स को कंपेयर करें तो प्रोसेस बुनियादी तौर पे सेम ही हो रहा है कि हमने NaOH को यूज किया व्हीट स्ट्रा को एक्टिवेट करने के लिए, और फिर उसे एज एडसॉर्बेंट यूज किया टू रिमूव ब्रिलियंट ग्रीन डाई। लेकिन दोनों टाइटल्स का फर्क ये है कि सेकंड वाले में हमने रिमूवल ऑफ डाई को एम्फेसिस में डाल दिया है। पहले वाले केस में हम बुनियादी तौर पे कुछ केमिस्ट्री या मैकेनिस्टिक चीजों की बात करना चाहते हैं कि NaOH की एक्टिवेशन जो है, हाउ इट इंप्रूव्स व्हीट स्ट्रास एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। थोड़ा सा मैकेनिस्टिक हमने इसके अंदर जो है टच रखा है। तो अब इस एग्जाम्पल से जरा आप ये नोट करने की कोशिश करें कि जैसे ही हम अपने वर्ड अरेंजमेंट चेंज करते हैं, लेआउट चेंज करते हैं टाइटल का, तो उसके साथ ही हमारा मैसेज भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अब एज अ साइंटिस्ट या एज अ रिसर्चर हमें पता होना चाहिए कि हम अपने रीडर को कौन सी इंफॉर्मेशन जो है या किस किस्म की रिसर्च जो है वो हम उसे करवाना चाहते हैं। तो थोड़ी सी स्लाइड चेंज से सारी स्टोरी जो है वो बदल जाती है। अब अगर पहले वाला जो है टाइटल अगर आप किसी केमिस्ट्री बेस्ड जर्नल में भेजेंगे तो वो इसको ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे। सिर्फ टाइटल की हद तक बात कर रहा हूं, मैं नॉवेलिटी की इस वक्त बात नहीं कर रहा, क्योंकि दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द केमिस्ट्री, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द इंटरेक्शंस, मैकेनिज्म, इस तरह की चीजें। जो दूसरे वाला टाइटल है रिमूवल ऑफ ब्रिलियंट ग्रीन डाई, अब इसमें हमने फोकस डाई रिमूवल पे कर दिया है जो कि एक पॉल्यूटेंट है। अब इन्वायरमेंटल साइंस के जो जर्नल्स हैं वो शायद जो है वो दूसरे आपके टाइटल के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। तो बेसिकली हम अपना एम्फसिस जब चेंज करते हैं तो वो उसी हिसाब से जर्नल की सिलेक्शन और हमारे टारगेट ऑडियंस जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये भी हमें अपने टाइटल के अंदर सोचनी है,
ताकि हमारे राइट टारगेट ऑडियंस तक हमारी जो रिसर्च है वो पहुंचे। अब इसके अंदर फिर मैं वही उन्हीं एग्जाम्पल्स पे जो है वो वापस आ रहा हूँ जो मैंने पहले आपके सामने रखी थी। अब आप फिर देखें कि जी इनोवेटिव बिनाइन टू डिजाइन फंक्शनलाइज्ड एब्जॉर्बेंट्स फ्रॉम बायोमास फॉर रैपिड एजोडाइज सेपरेशन। अब उनका जो इसमें एम्फेसिस है वो है कि जी वो फंक्शनलाइज्ड एब्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्बेंट्स को फंक्शनलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगेन मेरा सवाल फिर वही है, कैसे कर रहे हैं, मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। एजोडाइज है, बहुत बड़ा ग्रुप है, क्या करना चाहते हैं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरे में देखिए काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टडीज फॉर एवेल्युएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फंगल डेड बायोमास फॉर डायरेक्ट डाई। अगेन काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टडीज जो है दे आर बिल्ट इन पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोई नई चीज नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनका एम्फेसिस जो है वो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टडीज के ऊपर है। तो सॉर्ट ऑफ मैकेनिस्टिक, लेकिन क्या बहुत कोई अहम इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी? केमिकल इंजीनियर शायद इसको ना पढ़ना चाहें, क्योंकि उन्हें जो है उन्हें तो ज्यादा लेना देना इस चीज से है कि हम कितना डाई रिमूव कर सकते हैं। क्या कोई बहुत इफेक्टिव चीज हमारे सामने है तो वो नहीं पढ़ेंगे। ये एकेडमिक टाइप रिसर्च लगती है, लेकिन अट्रैक्टिव रिसर्च टाइटल नहीं है। दूसरे में पढ़े, तीसरे में पढ़े एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ अ कैटायनिक डाई। अब मैकेनिज्म की बात है, फिर वही बात है, केमिस्ट्री फोकस हो गया है। तो अब एक ऐसा बंदा, यानी ये कोई केमिस्ट होगा जो ये चाहता है कि केमिस्ट जो है वो इस चीज को समझें कि कैटायनिक डाई जो है वो बायोमास से जो डिराइव्ड कार्बन है उसके क्या मैकेनिज्म होगा, ठीक है, उसको समझे। तो ये सारी मैकेनिस्टिक स्टडी है, एम्फेसिस उसका मैकेनिज्म के ऊपर है, एब्जॉर्प्शन के ऊपर नहीं है। उसको रिमूवल से लेना देना नहीं है। इंजीनियर इंटरेस्टेड नहीं होगा, केमिस्ट स्टिल इंटरेस्टेड होगा कि ये कैसे हो रहा है। और फाइनल जो चीज है वो रिमूवल ऑफ इंडिगो कार्मीन या कार्माइन डाई फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑन बायोमास। बायोमास भी डिफाइन कर दी है। अब इसमें ये देखना है कि ये बायोमास अगर तो मैस स्केल पे अवेलेबल है तो मेरे जैसा इंजीनियर इंटरेस्टेड होगा कि इसका मतलब है कि एब्जॉर्बेंट हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। रिमूवल टारगेट है उसका, एम्फेसिस रिमूवल के ऊपर है। दैट मीन्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से या कमर्शलाइज्ड रिसर्च के तौर पे ये टॉपिक जो है ये ज्यादा मेरा फोकस होगा। तो इस तरह से जब हम टाइटल लिखते हैं अपने एम्फेसिस से ही हम अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर देते हैं। चूंकि हम ये सोचते नहीं है, हम एक जर्नल बस जो आया लिख बना के टाइटल बना दिया, तो हम बाज़ औक़ात अपना टारगेट ऑडियंस अपनी गलत प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स से टाइटल के अंदर जो है उसको चेंज कर देते हैं और अल्टीमेटली जो है वो ऑडियंस चेंज हो जाता है। और जब ऑडियंस चेंज होता है यानी हमने एम्फेसिस बदल दिया टाइटल के अंदर, लेकिन पेपर के अंदर हमारा ऑडियंस और होता है, टाइटल के अंदर फोकस और हो गया, तो वो एक अजीब सी जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल जो तीसरा पेपर जो है एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म वाला, वो से एक केमिस्ट पढ़े लेकिन लिखा ये इंजीनियर ने हो और फोकस स्टिल उसका अंदर फोकस जो है वो रिमूवल के ऊपर है, सिर्फ टाइटल उसने इस तरह से अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह एम्फेसिस चेंज कर दिया है, तो केमिस्ट को अंदर कुछ नहीं मिलेगा। इंजीनियर इसलिए नहीं पढ़ेगा कि ये केमिस्ट के लिए लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो है वो ये मिसमैच जो है ये भी हमारी रिसर्च साइटेशंस को, रिसर्च की पेनिट्रेशन को, कमर्शलाइजेशन को जो है वो इफेक्ट करता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को फोकस में रखना है। ये मेरे कुछ जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है, मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस भी दे दिए हैं, अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहें। बहुत अच्छी इसके अंदर चीज़ें हैं। मसलन जो केमिस्ट्री ऑफ मटीरियल्स है ये ECS का जर्नल है, क्लिनिकल केमिस्ट्री जो है ये अमेरिकन सोसाइटी है उनका जर्नल है। इसके अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप इसको खुद भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आप और अच्छे तरीके से जो है वो अपने टाइटल राइटअप को इम्प्रूव कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि टाइटल क्यों अहम है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो आपका टाइटल ही देखते हैं, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको अपने टाइटल के ऊपर रीजनेबल टाइम जो है वो लगाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।